बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 3 धातु और अधातु। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इस पाठ के अंदर जो दिया हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, क्रियाकलाप 3.8 दिया है, इसको करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग प्रश्न दिया हुआ उसको भी जानेंगे और नेक्स्ट जो पॉइंट है उस सबको डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.8 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले का क्रियाकलाप हम लोग कर चुके हैं, तो 3.8 से हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चुन लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। उनकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारकीय। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर परख नली में रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम के जो दहन से उत्पाद मिलता है वह अम्लीय है या क्षारीय। तो इसका देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा उत्तर। यह जो पदार्थ सल्फर के दहन से जो उत्पन्न पदार्थ होगा फ्रेंड्स, वो अम्लीय होगा। और फ्रेंड्स, मैग्नीशियम की पट्टी के दहन करके जो राख जमा हुआ है उसमें पानी घोल देते हैं, तो उस विलयन में लाल लिटमस पत्र फ्रेंड्स नीला हो जाएगा। और मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह क्षारकीय होगा। सल्फर वाला जो दहन से उत्पन्न पदार्थ है फ्रेंड्स अम्लीय होगा। और फ्रेंड्स देखिए, आगे दिया हुआ है इस परख नली में जल डालकर इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। नीले लिटमस तथा लाल लिटमस पेपर पर इन विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। तो फ्रेंड्स, जो सल्फर का दहन से उत्पाद है वो अम्लीय होगा। क्या आप इन अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स हाँ, हम लोग इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका समीकरण हो जाएगा, देखिए पहला जो अभिक्रिया हुआ है उसमें मैग्नीशियम था, तो फ्रेंड्स हो जाएगा Mg प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ दहन हुआ है, उत्पाद बना देगा फ्रेंड्स 2MgO। और यहाँ बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स 2 लगा देंगे। और आगे हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए MgO प्लस H2O अभिक्रिया करके बनाएगा फ्रेंड्स Mg और OH का होल 2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया है सल्फर के साथ हुआ है। सल्फर का दहन से उत्पन्न पदार्थ है, तो सल्फर जो है दहन होगा ऑक्सीजन के साथ O2, अभिक्रिया करके बनाएगा फ्रेंड्स SO2। फिर फ्रेंड्स देखिए SO2 जो है जल से अभिक्रिया करेगा, H2O बनाएगा फ्रेंड्स H2SO4। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, वही अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स आगे देखिए, दिया हुआ है प्रश्न
इसमें कह रहा है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। इस धातु का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका नाम हो जाएगा पारा, जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और फ्रेंड्स आगे है चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो फ्रेंड्स जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है ये हो जाएगा फ्रेंड्स सोडियम हो जाएगा। सोडियम ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा है फ्रेंड्स ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो फ्रेंड्स ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक होती है चांदी होती है। चांदी होती है। चाकू से सबसे आसानी से सोडियम कट जाएगा फ्रेंड्स, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है फ्रेंड्स ऊष्मा की कुचालक होती है। ऐसा कौन सा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है? तो एसेटेटिन जो है फ्रेंड्स, देखिए एसेटेटिन जो धातु है ऊष्मा का कुचालक होता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आघातवर्ध हम उस धातु को कहेंगे जिसके गुण के कारण हथौड़े से पीटकर उन्हें चादर के रूप में बदला जा सके, वो आघातवर्ध कहलाता है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि। दूसरा हो गया फ्रेंड्स तन्य का मतलब हो जाएगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको तार के रूप में बनाया जा सके, उसे तन्यता कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, जिसमें कि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तन्यता सोना का होता है। 1 ग्राम सोने से बहुत लंबी तार बनाई जा सकती है, जो फ्रेंड्स हम लोग बुक में पढ़ चुके हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ दिया हुआ है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में भाग हमने 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए विभिन्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? तो क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.9। देखिए इसमें सबसे पहले सावधानी दिया हुआ है निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यह क्रिया दोहराइए। उससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? पहले फ्रेंड्स देखिए किस धातु का जो है दहन आसानी से होगा? तो फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम धातु का दहन जो है आसानी से होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? तो फ्रेंड्स जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग नीला था। आगे है फ्रेंड्स दहन के पश्चात धातु की सतह जो है कैसी थी? जब दहन हो रहा था तो धातु की सतह कैसी थी? तो सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाई जाती है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो है सतह पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। आगे पूछ रहा है फ्रेंड्स
धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका क्रियाशीलता के आधार पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होगा Na यानी कि सोडियम का। फिर फ्रेंड्स हो जाएगा मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है Mg, उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स फिर हो जाएगा फ्रेंड्स Zn। इसके बाद सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा फ्रेंड्स Cu यानी कि कॉपर। इसके बाद पूछ रहा है फ्रेंड्स क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इनके अधिकांश उत्पाद जल में अघुलनशील है, केवल सोडियम के उत्पाद घुलनशील है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम और ये सब जो सामान्यतः धातु है, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब धातु जो है जल में नहीं घुलनशील है, सिर्फ सोडियम के धातु घुलनशील हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है देखिए, लगभग सभी धातुओं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखिए फ्रेंड्स Cu जल के साथ ऑक्सीजन के साथ दहन हुआ तो CuO यानी कि कॉपर का ऑक्साइड बना दिया। देखिए फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है, इसी प्रकार के एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करते हैं। देखिए एल्युमिनियम का दहन हुआ तो यहाँ Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम एल्युमिनेट। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सोडियम है ऑक्साइड, यहाँ जल है, यहाँ पे ऑक्साइड प्रदान हो गया। उसी तरह से देखिए फ्रेंड्स पोटेशियम है, जल में घुल के यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्षार का निर्माण कर रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर में अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये VVI है, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए सोडियम तथा पोटेशियम, देखिए ये दो ऐसी धातुएं हैं कि इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं कि इनको आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखे जाते हैं। तो पूछा जाएगा फ्रेंड्स कौन सी ऐसी धातु हैं जिनको कि केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो पोटेशियम तथा सोडियम जैसे धातु है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीजन से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन दहन तो नहीं होता, लेकिन
जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग का परत चढ़ जाता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया हुआ धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। इसके लिए फ्रेंड्स दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.10। इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि धातु पर भाप की क्रिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आइए इसको। सबसे पहले तो सावधानी दिया हुआ इस क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह सामान्य धातु के नमूने एकत्र कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि पोटेशियम तथा सोडियम धातु जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। सबसे पहले हो जाएगा Ca, उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स K, उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स सोडियम यानी कि Na हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम धातु जल में आग उत्पन्न करती है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातु थोड़ी देर बाद जल में जो है तैरना प्रारंभ कर देगी। आगे है फ्रेंड्स, देखिए जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं उन्हें बीकर में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। आगे है फ्रेंड्स, देखिए आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कौन सी धातुएं जो धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उनकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है 3.3। यहाँ देखिए धातु का नमूना लिया गया है। एक परख नली से इसको बर्नर के सहारे भीगे जल, कांच का तंतु बर्नर से सबको स्टैंड से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक परख नली में कॉर्क लगा दिया है, बीच में निकास नली से जोड़ा दिया गया है और एक टब में यहाँ जल है और ऊपर में हाइड्रोजन की नीचे जल की बूंदे हैं और यहाँ देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रहा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स
कौन सी जो धातु है भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो फ्रेंड्स, ये जो धातु हैं लेड, कॉपर, सिल्वर व गोल्ड धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो फ्रेंड्स, जो जल के साथ अभिक्रियाशीलता है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हम लोग को देखिए कुछ इस तरह से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड्स Na, इसके बाद हो जाएगा Mg, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स Zn, इसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स Fe, इसके बाद हो जाएगा CO हो जाएगा। ये जो है फ्रेंड्स जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना हुआ। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है सभी का रिएक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको देखिए हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं जो है हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगी, और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। इसके उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे समीकरण इसका दिया हुआ है। जो है पोटेशियम जो है फ्रेंड्स, देखिए जल से अभिक्रिया करके यहाँ पे ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसी तरह से सोडियम भी है, जल से अभिक्रिया करके यहाँ देखिए फ्रेंड्स धातु का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। यहाँ देखिए ऊष्मा निकल रहा है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। आगे पैराग्राफ है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। देखिए फ्रेंड्स, इसका समीकरण यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? देखिए इसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 3.11, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कशन करेंगे। तो अगर इस तरह का एजुकेशनल वीडियो फ्रेंड्स आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जिससे कि वीडियोज़ की अपडेट आपको समय पे मिल जाए, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।